दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हैं तब ट्रांजिस्टर कट ऑफ होता है। अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? अगर आपका इमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है तो ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट करता है? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में। ओके, तो इस टाइप से हम लोग रीजन ऑफ ऑपरेशन पता कर सकते हैं उसकी बायसिंग चेक करके ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो इस रीजन ऑफ ऑपरेशन पर ही मैं बात करूंगा आज, और इस पर हम लोग कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज शो की गई हैं, और जिसमें जब ट्रांजिस्टर डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट करता है तो उसके लिए कुछ वोल्टेज वैल्यूज क्या होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है तो उस कंडीशन में VBE का वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0 होता है और जर्मेनियम के लिए -0.1 वोल्ट होता है। VBE का कट इन वोल्टेज 0.5 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और ये ट्रांजिस्टर में बात कर रहे हैं इसलिए डिफरेंट है डायोड से। एक्टिव VB 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के 0.2 वोल्ट होता है। VB सैचुरेशन में 0.8 वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है। हमारे लिए जो मोस्ट यूजफुल वैल्यूज होंगी, जनरली हम लोग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से डील करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ जो वैल्यू याद रखना है वो है जैसे ये 0. VB एक्टिव 0.7 वोल्ट एंड VC सैचुरेशन 0.2 वोल्ट। हमें ये दोनों वैल्यू पता होना चाहिए, बस उसके बेसिस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ट्रांजिस्टर एनपीएन की जगह पीएनपी है तब इन वैल्यूज में कुछ चेंज आता है। जैसे यहाँ पे मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर की वैल्यूज शो की है, जस्ट उसमें नेगेटिव है, जैसे 0 था तो 0 ही रहेगा, और यहाँ -0.1 वोल्ट था वो +0.1 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस का डिफरेंस होगा एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और ये थोड़ा माइंड में रखना है हमें, 0.7 वोल्ट मेनली और 0.2 वोल्ट। ओके, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे ए एंड बी दो प्रॉब्लम्स हैं, और क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है डिटरमाइन द रीजन ऑफ ऑपरेशन फॉर फॉलोइंग सर्किट्स। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में इसके यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी यहाँ नीचे साइड में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप बताइए कि ये जो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एरो कहाँ पर है। ये एरो यहाँ पर है, तो एरो के जो जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो साइड P होता है और जहाँ पे एरो एंड होता है वो साइड N होता है। ये PN आपको मिल गया। जब ये PN है तो इसका जो तीसरा टर्मिनल है वो ऑटोमेटिकली N होगा, क्योंकि NPN बन गया। ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये हमें पता चल गया। अब आप देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये बेस होता है, क्योंकि हमेशा एरो बेस और इमीटर के बीच में है, तो बेस ये हो गया और इमीटर ये वाला पॉइंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला पॉइंट कलेक्टर होगा। ये टर्मिनल का थर्ड टर्मिनल अपने आप कलेक्टर टर्मिनल होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। अब आपको देखना है कि बेस इमीटर जंक्शन का क्या हाल है। बेस इमीटर जंक्शन आपको कैसा लग रहा है, ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? कौन बताएगा, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम कैसे पता करें कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, क्योंकि यहाँ तो कोई पावर सप्लाई ही कनेक्टेड नहीं है ना। अगर आपको दिखता कि नहीं यहाँ पे कोई पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई ये वाली पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये तो 0, मतलब P भी 0 है और N भी 0 है, तो क्या होगा, जब यहाँ अगर इसको आपको ऑन करना है, इस PN जंक्शन को अगर आपको ऑन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम से कम पावर सप्लाई 0.7 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। मतलब
0.7 वोल्ट से ज्यादा की पावर सप्लाई होगी तभी होगा। और ये कोई डायोड है, ऐसे अगर कोई डायोड है आपके पास और इस डायोड को अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो डायोड ऑन होगा क्या कि ऑफ होगा? यहाँ पे एक डायोड ही समझो, पीएन डायोड है ये बेस और इमीटर का। तो ये डायोड में अगर आपने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा बताओ? डायोड से कोई करंट फ्लो होगा क्या? ये तो कोई भी बता सकता है कि जब बैटरी नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? यस सर। यस सर। ओके, तो ये इसमें डायोड से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। कहाँ से होगा? जब बैटरी नहीं है तो कहाँ से करंट फ्लो होगा? जीरो करंट। जब जीरो करंट मतलब ऑफ, डायोड क्या हो रहेगा? ऑफ। ये डायोड ऑफ रहेगा इसका मतलब होता है रिवर्स बायस। जब भी डायोड ऑफ होगा रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पे जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस जंक्शन, क्योंकि जीरो पोटेंशियल है यहाँ पे, ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड हैं, दोनों शॉर्ट सर्किटेड हैं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, अब ऊपर में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एन से एन को लेके जाऊं तो एन से क्या कनेक्टेड है? पॉजिटिव। और पी से क्या कनेक्टेड है? नेगेटिव। तो कैसा कनेक्शन हो गया? रिवर्स बायस हुआ या फॉरवर्ड बायस होगा? रिवर्स बायस, ऑफ कोर्स ये रिवर्स बायस हो गया। अब दोनों जंक्शन के बारे में हमें पता है। पहला ये जंक्शन बेस मीटर जंक्शन था, ये क्या है? रिवर्स बायस। दूसरा जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये भी रिवर्स बायस है। तो ये कौन से रीजन में ऑपरेट करेगा? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ। कट ऑफ रीजन, आंसर आ गया। कट ऑफ रीजन हमारे पास क्लियर कट आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सर्किट बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा सर्किट लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, एक्टिव रीजन। एक्टिव। सर ये भी एनपीएन ही है ना? ओके गुड, यस। ओके, देखिए एनपीएन पीएनपी बताने का तरीका भी मैं फाइंड आउट करने का तरीका भी मैंने बताया है। लिखिए ये एनपीएन है या पीएनपी है? यस, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि मैंने वो भी तरीका उसमें बताया है कि कैसे हम पता करते हैं एनपीएन या पीएनपी। ट्रांजिस्टर अभी भी एनपीएन है और ये सभी का आंसर आ रहा है इसमें कि आपका सर ये ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में है, सबका आंसर आ रहा है। तो ये मेजोरिटी यहाँ जहाँ पे है वही पास हो जाएगा। ये जो है एक्टिव रीजन में। मैं अब एनालिसिस नहीं करूँगा, मैंने एक एनालिसिस काफ़ी डिटेल में आपको समझाया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपको खुद ही आंसर करना है और जो मेजोरिटी का आंसर आएगा, मैक्सिमम लोग जिस पे आंसर करेंगे वही आंसर होगा। ठीक है, एनपीएन, ये गुरु प्रसाद त्रिपाठी ने अभी भी क्वेश्चन पूछा कि सर एनपीएन पीएनपी कैसे पता करते हैं, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इस बार आप बिल्कुल ध्यान से सुनना कि कैसे एनपीएन एंड पीएनपी पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर में एरो कहाँ पर है। एरो को आपको बिल्कुल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। एरो जब आपको पता चल गया तो एरो जो होता है हमेशा P2N होता है। एरो हमेशा P2N होता है, मतलब P से स्टार्ट होगा N पे खत्म होगा। अब ट्रांजिस्टर पीएन होता नहीं है, या तो एनपीएन होता है, तो तीसरा अपने आप से टर्मिनल एनपीएन ये एन होगा। तो ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया? एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ये ऐसे पता करते हैं। अगर मान लो कि आपके पास ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसा होता, इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ऐसा सिंबल है, तो इसमें क्या होगा? एरो के पास सबसे पहले पहुंचूंगा मैं, एरो में पी लिख दूंगा जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हुआ है वहां पे एन लिख दूंगा। तो थर्ड टर्मिनल क्या होगा? पी एन। थर्ड टर्मिनल अपने आप पी होगा और ट्रांजिस्टर कौन सा हो जाएगा? पी एन पी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर पता कर सकते हैं। ओके, तो मैंने शॉर्ट में ये आपको बता दिया है ट्रांजिस्टर कैसे पता करते हो, एनपीएन है पीएनपी है। ठीक है, और अब मैं जल्दी से थर्ड प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपके पास। थर्ड प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ जी, ये आपके पास है इस तरीके से है। एक मिनट, ये इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। सबसे पहले आपको आंसर बताना है इसमें कि ये ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है। फटाफट आप
अपना दिमाग लगाइए और इसके बारे में, चलो मैं फोर्थ भी जब तक आप सॉल्व कर रहे हो इसको, तब तक मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे बना दे रहा हूँ और उसको भी, मेथड सबका एक ही है। अगर आपने एक किसी को समझ लिया है तो सारे प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। ये थर्ड का आंसर बताओ। आपने लिख दिया होगा शायद चैट में, मैं देख ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखिए, यहाँ पे पीएनपी लिख के आ रहा है, कट ऑफ लिख के आ रहा है, पीएनपी एंड कट ऑफ लिख के आ रहा है मेरे पास आंसर कि सर ये आपका ट्रांजिस्टर आपने जो बनाया है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर डिफरेंट देखना चाहिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर अपने पास है और कट ऑफ लिख रहे हैं लोग, ज़्यादातर लोग कट ऑफ लिख रहे हैं। तो आप अपना आंसर भी चेक कर लीजिए, आपका भी कट ऑफ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। गुरु प्रसाद त्रिपाठी, सर एक्टिव एंड इनएक्टिव कैसे पता करते हैं, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव नहीं होता। एक्टिव, देखो तीन रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर में। एक होता है एक्टिव, बेसिकली एक्टिव रीजन, और दूसरा होता है सैचुरेशन, दूसरा रीजन होता है कट ऑफ। ठीक है, ये तीन रीजन होते हैं। और एक रीजन और पॉसिबल है जिसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव। इसको मैंने पहले अपने एक लेक्चर में बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है इन सबको। तो इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एक होता है इमीटर जंक्शन, दूसरा होता है कलेक्टर जंक्शन। जब इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तब होता है एक्टिव। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तब होता है सैचुरेशन, और जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो तब होता है कट ऑफ। एक रिवर्स एक्टिव कब हो जाएगा, जब एक्टिव का उल्टा हो। एक्टिव में क्या है, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। अगर ऐसे उल्टी सिचुएशन बनती है, उल्टी कैसी हो जाएगी, जब इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस हो और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो ये रिवर्स एक्टिव होता है। ठीक है, अब गुरु प्रसाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब फिर से एक बार इस चीज को रिपीट कर दिया है कि हमारे ट्रांजिस्टर में 4 डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक्टिव रीजन सबसे ज्यादा यूजफुल रीजन है, यहीं पर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है, मतलब यहीं पर ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है, जिसमें ये दोनों रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, वो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में यूज होते हैं। कट ऑफ में ट्रांजिस्टर ऑफ होता है और सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो स्विच में ऑन और ऑफ दो कंडीशन होती है ना, तो स्विच में ऑन कंडीशन होती है सैचुरेशन में, ऑफ कंडीशन होती है कट ऑफ में। ठीक है, इस स्विच के बारे में बात बता दें। ये रीजन जनरली यूज नहीं होता है, जनरली यूजफुल रीजन नहीं है ये वाला रिवर्स एक्टिव रीजन, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको भी यूज करता है। ठीक है, अब हम इस पर चलते हैं। अपने जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के बारे में शायद सबने लिख ही दिया होगा। 4th नंबर के आंसर, 4th नंबर का आंसर स्वास्तिक ने सबसे पहले लिखा है रिवर्स एक्टिव, एंड रेशु ने कहा है ये कट ऑफ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार मैं इसको भी बता देता हूँ, गुरु प्रसाद को भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एनपीएन पीएनपी चेक करता हूँ कि एनपीएन है या पीएनपी। ये तो तुम बता सकते हो, एनपीएन है या पीएनपी, ये तो कोई भी बता सकता है। अब सबको पता है कि हम सबसे पहले जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वहाँ पे पी लिखते हैं, जहाँ पे एरो एंड होता है वहाँ पे एन लिखते हैं। तो जो बचा हुआ टर्मिनल है उसका सीक्वेंस कंप्लीट कर देते हैं, एनपीएन बन गया। अब एनपीएन बनने के बाद अगर ये कोई जंक्शन शॉर्ट सर्किटेड है तो वो जंक्शन ऑफ होगा और रिवर्स बायस में काउंट करेंगे, क्योंकि जब तक कोई पावर सप्लाई नहीं है तब तक ऑन होने की कोई वो ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है ना। अब जो दूसरा जंक्शन है, इस जंक्शन पे हम देखें तो यहाँ पे ऊपर प्लस बना हुआ है, नीचे अपने आप माइनस ही होगा। और यहाँ पे जो जंक्शन है पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लो 6 वोल्ट ही है, हम अभी तक 6 वोल्ट ही लेके चल रहा हूँ मैं हर एक में,
तो ये 6 वोल्ट का कंडीशन है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा तो हो सकता है कि ऑन ना भी हो एक जंक्शन, मतलब आपने 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट ऐसा कुछ कनेक्शन किया, तो एक सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट ऑन करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। तो 0.7 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। ऑन होने की कंडीशन मतलब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, क्योंकि यहाँ 6 वोल्ट आपने अप्लाई करके रखा है। 6 वोल्ट या आपको सिर्फ प्लस माइनस ही लिखा है तो भी आप ये मान के चलोगे कि ये हायर पोटेंशियल है जो कि उसको ऑन कर रहा है। तो अब आप देखिए, अब इसमें बेस मीटर, बेस कौन सा होता है, जहाँ ये स्ट्रेट लाइन बेस होती है, और ये एरो हमेशा बेस और इमीटर के बीच में होगा। तो ये वाला जो टर्मिनल है वो क्या हो गया, इमीटर। तो दूसरा बचा हुआ टर्मिनल है वो कलेक्टर। ठीक है, अब आप सब ध्यान से देखिए कि बेस इमीटर जंक्शन क्या है। बेस मीटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, बताइए। बेस मीटर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है, बिल्कुल। और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो अब यहां से नीचे से देख के बताओ कौन सा रीजन ऑफ ऑपरेशन हुआ इसमें, बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स एक्टिव। रिवर्स एक्टिव। Reverse active. तो इसका आंसर आ गया रिवर्स एक्टिव। ठीक है, ये 4th नंबर का प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब मैं अभी तक मैं सिर्फ एक ही पावर सप्लाई लेकर चल रहा था, इस बार मैंने डबल पावर सप्लाई कनेक्ट करने का सोचा है, और मैं आपकी बार दोनों साइड में आपको पावर सप्लाई दूंगा। क्वेश्चन में 5 वोल्ट का मैंने एक बैटरी लिया, जिसको मैंने ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरा 5 वोल्ट का बैटरी लिया है, इसको मैंने यहाँ पे नीचे कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये कौन से रीजन में ऑपरेट होगा, कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है। ये तो अब मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप सब बहुत आसानी से बता सकते हो कि कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ये बताइए। मुझे पता है कि आंसर सबके लगभग सही आएंगे, और ये मुझे दिख रहा है कि सब कोई सैचुरेशन लिख रहा है, तो ये सैचुरेशन ही होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है। एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम मुझे मिला एक बुक में, उसमें उन्होंने कैसा दिया हुआ था, और इस टाइप से एक डायग्राम बनाया है, बड़ा अजीब सा है, मतलब जिसको कंसेप्ट भी पता है वो भी कंफ्यूज हो सकता है। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ था। तो आपको ये तो पता ही है कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये तो आप बता ही सकते हो। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है ये तो आप बता सकते हो, है ना। ये तो सिंपल सा कोई भी बता सकता है ट्रांजिस्टर कौन सा है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये तो सब कोई लिख पा रहा है। क्योंकि यहाँ तो आपको ट्रांजिस्टर पता करने के लिए क्या है, आपको ट्रांजिस्टर में तो सिर्फ आपको ये देखना है कि ये एरो हमेशा P2N होगा, और जो बचा हुआ टर्मिनल है वो उसका कंप्लीशन करने के लिए होता है। NPN ट्रांजिस्टर है तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी चेक कर सकता है। ठीक है, और दूसरा चीज मैं देखता हूँ बेस कौन सा है, तो बेस यही होता है हमेशा, और इमीटर जहाँ पे एरो एंड होता है वहाँ पे इमीटर होता है, जो बचा हुआ टर्मिनल है वो कलेक्टर होगा। ये भी आप पता कर सकते हो, मतलब ये भी इतना तो आप पता कर लो। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो आंसर लिखा है, जैसे स्वास्थ्य कह रहे हैं एक्टिव रीजन में होगा सर, और समृद्धि कह रही है कि सर ये कट ऑफ में होगा। तो एक्टिव और कट ऑफ के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं डिसाइड ही नहीं कर रहा हूँ कि मेजोरिटी कहाँ है। मेजोरिटी तो अभी निश्चित नहीं हो रही कि एक्टिव में है या कट ऑफ में है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे, इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट था। मुझे एक किसी एक बुक में मिला तो लगा कि चलो इसको भी शेयर करते हैं और इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैंने जो लॉजिक बताया है आपको फाइंड आउट करने का रीजन ऑफ ऑपरेशन, वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं थोड़ा सा उसको उससे कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि
बेस मीटर जंक्शन पर एक करंट फ्लो हो रहा है इस जंक्शन से, मतलब इस लूप से पूरा के पूरा ये करंट फ्लो हो रहा है 250 माइक्रो एम्पियर का। इसका मतलब है कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। करंट सोर्स लगा हुआ है तो करंट फ्लो होगा ही, और करंट फ्लो हो रहा, क्योंकि ये करंट सोर्स तो बिना करंट के काम नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा ही वो तो पूरे पूरे सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तो फॉरवर्ड बायस यहाँ का डिक्लेयर हो गया। लेकिन ये जो पीछे कनेक्शन है इनकम्प्लीट टाइप का दिख रहा है, ये जो पीछे का कनेक्शन है ये तो इनकम्प्लीट टाइप का दिख रहा है यहाँ से, इसका क्या होगा? ये टर्मिनल ओपन जैसा दिख रहा है, +3 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका कुछ मीनिंग होता है। ऐसा सिंबल कई बार यूज करते हैं सर्किट्स में, हम किसी टर्मिनल को ओपन करके छोड़ देते हैं और उसका बाकी का कनेक्शन दिखाते नहीं है, वहां पे बैटरी लिख देते हैं कि बैटरी का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से भी एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट का है और निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, सीधा सीधा यही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड, ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट का है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ऐसी 3 वोल्ट की एक बैटरी है जिसमें जो कि इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये वाला जो N है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये P तो ऑलरेडी किसी करंट सोर्स के नेगेटिव करंट सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जब ये N पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स बायस होगा, ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस होगा, क्योंकि N पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, तो ये जंक्शन रिवर्स बायस है। यहाँ पे हम पहले ही कंक्लूजन निकाल चुके थे कि ये फॉरवर्ड बायस है। अब बताइए कौन सी रीजन में है? एक्टिव एक्टिव एक्टिव। अब सबका आंसर एक्टिव हो गया है, देखिए अनुष्का ने लिखा, शोभित ने लिखा, गुरु प्रसाद ने लिखा, तो अब ये हो गया एक्टिव रीजन। मैं भी कहता हूँ ये एक्टिव रीजन में, ये कट ऑफ नहीं है, ये एक्टिव रीजन है। यहाँ पे ये कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि कनेक्शन इनकम्प्लीट है, ये ऑफ हो गया तो ये वर्क ही नहीं करेगा, ये कट ऑफ हो गया पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। एक्टिव रीजन में है, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, जो कि यूजफुल होता है एज एन एम्पलीफायर, इसको यूज कर सकता है। एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिग्नल लगाया जाएगा जो कि कम वैल्यू का होगा, छोटा मतलब लोअर एम्पलीट्यूड का होगा, और यहाँ पे दूसरा सिग्नल आउटपुट में लिया जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होगा। एज एन एम्पलीफायर इसको यूज किया जा सकता है, ओके चलो ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैंने क्वेश्चंस का ही सोच के आया था मैं कि आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं जिसमें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद। यहाँ पर कुछ अलग ही केस है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऊपर 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ये सिंपल 9 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल 9 वोल्ट का यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ से एक 50K का रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो क्या आप इस पर्टिकुलर बैटरी कनेक्शन में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये कौन से रीजन में होगा? इस टाइप का कनेक्शन अगर आपके पास मिल जाता है तो क्या आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये कौन से रीजन में होगा, या निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे? सिचुएशन डिफरेंट है उससे, यहाँ पे डायरेक्टली बैटरी कनेक्टेड नहीं है, वहां पर बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड थी, यहाँ पर बैटरी रेजिस्टेंस के थ्रू लगी हुई है। कनेक्शन एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और ये प्रैक्टिकल वे है, प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है, किसी भी एक्टिव डिवाइस को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं।
उसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उससे एक तो आपकी डिवाइस सेफ होती है और दूसरा एडवांटेज है कि हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आपको पहुंचाना है डिवाइस तक, तो उस वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए रेजिस्टेंसेस के थ्रू हम कनेक्शन करते हैं। अब आप ये बताइए कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या करें कि इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करें। इसके दो तरीके हैं, या एक तो ये है कि आप KVL KCL की हेल्प से इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए, है ना। ये आपको पता ही है कि ये बेस है और ये क्या है, इमीटर है, बिल्कुल सही, क्योंकि एरो हमेशा बेस इमीटर के बीच में होता है और ये कलेक्टर है। या अब ये बात आप पता कर लिया, अब आप बेस का वोल्टेज, इमीटर का वोल्टेज और कलेक्टर का वोल्टेज फाइंड आउट करना आपका काम है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लोगे तो आसानी से आप कलेक्टर बेस का डिफरेंस निकाल लिया, कलेक्टर माइनस बेस, और वो डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन का क्या हाल है, और बेस इमीटर जंक्शन के बारे में भी आप पता कर सकते हो फिर उसके बाद कि बेस इमीटर जंक्शन कैसा है, क्योंकि ये P है, ये N है, और ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, N होगा। ये ट्रांजिस्टर NPN टाइप का है, ठीक है। इतना पता चल गया। जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर एक्टिव रीजन है, हो सकता है कि उनको पता हो मेथड कैसे पता करते हैं, और शायद आंसर भी हो सकता है कि एक्टिव रीजन ही आए, लेकिन एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस करने के लिए आपको उसकी करंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और करंट के बाद वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मेरे पास कुछ आंसर्स हैं इसके। अभी हम लोग वही मेथड आपका वही है, बस आपको वोल्टेजेस के पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे वोल्टेज पता करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्वेश्चन को ना लूं, अभी एक दूसरा क्वेश्चन ले लूं, और उस क्वेश्चन में कैसा है कि अगर सपोज आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसमें यहाँ पे 1 वोल्ट है, इधर पे आपके पास 5 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। अब बताइए कौन से रीजन में है, ये तो आप बता सकते हो। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको कैसे पता करोगे कौन से रीजन में, पहले NPN है या PNP, NPN। बेस कौन सा, बेस ये। इमीटर कौन सा, इमीटर ये। कलेक्टर कौन सा, कलेक्टर ये। ओके, अब बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, बताओ। बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। डिफरेंस देखिए P और N का डिफरेंस, वोल्टेज एट P माइनस वोल्टेज एट N। किसी भी PN जंक्शन का अगर आपको ये पता करना है कि फॉरवर्ड हो कि रिवर्स बायस, तो आप वोल्टेज एट P माइनस वोल्टेज एट N निकाल लीजिए। P का वोल्टेज N के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और ये फॉरवर्ड बायस होगा। यहाँ पर P पे 5 वोल्ट है, N पे 10 वोल्ट लगा हुआ है, कौन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर रिवर्स बायस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, ठीक है। सिंपली एक्टिव रीजन, कोई भी कह देगा। अब क्वेश्चन इस बात का है कि यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। मैं इसका कुछ कनेक्शन ऐसा कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है कि 9 वोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके यहाँ पर इस पॉइंट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा कंप्लीट लूप यहाँ से बन जाता है, यहाँ से करंट फ्लो होगा इसमें से। इस तरीके से एक कंप्लीट लूप है, यहाँ से ऐसे 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 करंट फ्लो होगा। मतलब ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है वो यहाँ से करंट सप्लाई करेगी, ट्रांजिस्टर में से होकर करंट जाएगी, इस रेजिस्टेंस में से होकर करंट आएगी और ये करंट नीचे से इस तरीके से फ्लो, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं पहले कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है। अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा तो VC सैचुरेशन जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये VC सेट होगा और VC सेट का वैल्यू 0.2 वोल्ट होता है।
ये मैंने अभी एक आपको एक लिस्ट शेयर की थी, उसमें ये वैल्यू लिखी हुई थी कि 0.2 वोल्ट था। हाँ, आपको अब क्या करना है, इसको 0.2 वोल्ट मानते हुए यहाँ पर KVL लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो होगी IC, यहाँ से जो करंट फ्लो होती है वो होती है IC, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो होती है IE। यस, एंड IE इक्वल टू होता है, IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC, मतलब बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इक्वल टू मीटर करंट, which is हमें मीटर बेस करंट को हटाना है, सो IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है, तो IC अपॉन बीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस IC। बीटा का वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, और उससे IE फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा LCM में, और बीटा 1 प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा, इंटू IC लिख सकता हूँ मैं। IE और IC का रिलेशन पता चल गया, ठीक है। बीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, देखिए बीटा इक्वल टू 75 है, तो 1 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 75 कर भी सकते हो। ओके, नाउ KVL इन कलेक्टर लूप, KVL इन कलेक्टर लूप में KVL लगा लीजिए, इससे IC का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग IE को IC के टर्म्स में लिखेंगे, और KVL लगाना आपको शायद आता ही होगा। KVL कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस लूप में KVL लगाइए, और अगर आप यहाँ पे देखिए कैसे KVL लगाते हैं, ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस है और ये माइनस होगा, जो कि 9 वोल्ट का सेकंड टर्मिनल ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल लेना पड़ेगा। ये वाला रेजिस्टेंस का क्या होगा, -2K इंटू IC, 2K इंटू IC माइनस VCE 0.2 वोल्ट, ये VCE है माइनस, देखिए VCE ले रहे हैं, VCE प्लस है, इसका मतलब है कि इसका प्लस टर्मिनल यहाँ और माइनस यहाँ, ये वोल्टेज, तो इसका माइनस वाला टर्मिनल आएगा क्योंकि हम सेकंड टर्मिनल लेके चल रहे हैं। फिर है 1K इंटू IE, सो माइनस 1K इंटू IE इक्वल टू 0, ठीक है। और 9 वोल्ट माइनस 2K इंटू IC माइनस 0.2 वोल्ट माइनस 1K इंटू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा IC इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको सब पता है, बीटा का वैल्यू पता है, और 9 वोल्ट ये हो गया, 0.2 वोल्ट माइनस हो जाएगा उसमें से। अब आपको IC का वैल्यू मुझे बताना है, IC कितना है, पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है इसका आंसर, बट आप सॉल्व करके बताइए IC का वैल्यू कितना है। KVL कैसे लगाते हैं, देखिए KVL कैसे लगाते हैं इसको भी मैं थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ। KVL किसी भी सर्किट में, हमारे पास यहाँ पे जो सर्किट है वो इस तरीके का सर्किट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इधर एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट ग्राउंड का पॉइंट है। ये मैंने करंट इस तरीके से करंट IC यहाँ से फ्लो हो रहा है कलेक्टर से, और IE इमीटर करंट इमीटर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इस सर्किट में 2 किलो ओम रेजिस्टेंस कलेक्टर से कनेक्टेड है और 1 किलो ओम इमीटर से कनेक्टेड है। तो 2K का रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है और 1K रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ऐसा है। बैटरी का भी देख लेता हूँ, बैटरी 9 वोल्ट की है, ये जो बैटरी है ये आपके पास 9 वोल्ट की है, ठीक है। अब जब KVL लगाते हैं तो KVL लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है कि जिसमें हम
फर्स्ट टर्मिनल पे जो भी साइन है उस साइन को लेते जाते हैं और वोल्टेजेस को लिखते जाते हैं पूरे लूप के, और उनका टोटल सम 0 कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है कि हम सेकंड टर्मिनल के साइन को लेते जाते हैं और सेकंड टर्मिनल के साइन को लेते हुए पूरा लूप कंप्लीट करते हैं और टोटल सम इक्वल टू 0 कर देते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि टोटल पावर सप्लाई इक्वल टू टोटल पावर कंजम्पशन। तो यहाँ 9 वोल्ट की सप्लाई है और दूसरा वोल्टेज यहाँ पे है, बाकी इन दोनों में पावर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सेकंड वाला तरीका अपनाया है जिसमें हम सेकंड टर्मिनल को लेते जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी साइन है हर वोल्टेज को साइन बना देते हैं, हर रेजिस्टेंस के ऊपर साइन बना दिए जाते हैं। करंट जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें प्लस, जहाँ पे करंट जहाँ की जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेकंड टर्मिनल लिया 9 प्लस का 9 वोल्ट, तो प्लस का 9 वोल्ट लिख लिया। फिर यहाँ पहुंचे 2K के ऊपर, 2K में करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो हम क्या ले रहे हैं, सेकंड टर्मिनल। सेकंड टर्मिनल क्या है, माइनस, -2K लिखा और करंट इंटू वोल्टेज लिखना है आपको, तो इसको रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसलिए 2K IC हो गया। उसके बाद आया ये VC का सेकंड टर्मिनल है, ये VCE है 0.2 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सैचुरेशन में VCE का। हम सैचुरेशन मान के चल रहे हैं, सैचुरेशन करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये IC का वैल्यू यहाँ पे, फिर IE माइनस लिखेंगे। IE करंट है, यहाँ से मीटर है ये, तो यहाँ पे IE करंट को 1K से मल्टीप्लाई किया और माइनस टर्मिनल दे दिया। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे लूप का यहाँ पे आगे कोई कंपोनेंट नहीं है, इक्वल टू 0 कर। ठीक है, अब IE को चेंज कर दिया, IC के टर्म्स में लिख दिया। थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ इसमें कितना आ रहा है IC का वैल्यू, कितनी वैल्यू आपकी IC की आई है अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। अब ये करंट IC मिल गया। IC के बाद हम IE भी निकाल सकते हैं। IE इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा इंटू IC। आपके पास यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये वाला IE इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा इंटू IC का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बीटा आपको पता ही है 75 है, बीटा इक्वल टू 75 है, तो आंसर इसका भी आ जाएगा। 0.2 वोल्ट सैचुरेशन वोल्टेज है, स्टैंडर्ड वैल्यू है सैचुरेशन वोल्टेज की VCE सेट। क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि ये सैचुरेशन में है कि नहीं, फिर भी हम सैचुरेशन मान रहे हैं। ओके, 2.95 मिली एम्पियर, 2.958 मतलब 2.96 मिली एम्पियर। ठीक है, एंड IB इक्वल टू होता है, तो IB सैचुरेशन, मतलब IB आपको अगर सैचुरेशन में लाना है इसको, अगर सैचुरेशन में वर्क करेगा तब जब IB की वैल्यू भी IC अपॉन बीटा हो। सैचुरेशन में ये होता है ना IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, तो IC तो 2.92 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 75, IB का भी वैल्यू आपके पास आ जाएगा। IB इक्वल टू IC अपॉन बीटा होता है। ठीक है, अब बेस का, अब हम बेस में चलते हैं। बेस का थोड़ा सा बेस का एनालिसिस कर लेते हैं। IB का वैल्यू हमें मिल रहा है कितना, 0.039 मिली एम्पियर। ओके, 0.039 मिली एम्पियर, ये वाली वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब आप चाहो तो हर एक पॉइंट का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये इतना
करंट चाहिए था। अब हम चलते हैं बेस की तरफ, बेस का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए बेस पे, बेस जो है वो 50 किलो ओम से और 9 वोल्ट से कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं ऊपर की जगह नीचे जोड़ दूं एक 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 9 वोल्ट की बैटरी, जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50 के का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी है, तो वायर है, वायर को आप चेंज भी कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो 50 के का रेजिस्टेंस लगा दिया, 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और इधर ग्राउंड तो है ही ना। ये वाला इमीटर जंक्शन में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 1K का है, 1K का रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक ग्राउंडेड है। तो ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ा जा सकता है और इस तरीके से आप लूप कंप्लीट कर सकते हो। तो VB को अभी जो करंट फ्लो होगा बेस मीटर जंक्शन, ये बेस है, ये मीटर है, ठीक है। अब मैं इसमें KVL लगाते हैं, इसमें KVL इन बेस लूप। तब इसमें KVL लगाएंगे तब भी यहाँ पे सेकंड टर्मिनल लेते हैं, तो सेकंड टर्मिनल 9 वोल्ट, फिर इसका इसमें यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो -50K इंटू IB करंट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एक करंट IB वहां पे आ गया, दूसरा करंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वहां की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। VB को 0.7 वोल्ट लिया जाता है एक्टिव रीजन में, ये एक्टिव निकाल मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फॉरवर्ड पास। VB 0.7 वोल्ट लेना है और उसके बाद यहाँ पे -1K इंटू IE इज इक्वल टू 0। So 9 वोल्ट -50K IB -0.7 वोल्ट। अब IE को IB के टर्म्स में भी लाया जा सकता है। कैसे? IE इक्वल टू होता है IB प्लस IC, IB प्लस IC इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, 1 प्लस बीटा IB। तो इसको लिख सकते हैं -1K 1 प्लस बीटा IB इक्वल टू 0। ठीक है, अब IB का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इससे। IB यहाँ से कितना आता है? ये क्वेश्चन पूछा है सौरभ ने कि सर वाई वी आर एज्यूमिंग सैचुरेशन रीजन एट स्टार्टिंग। जस्ट टू चेक, एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में किसी न किसी रीजन में से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो ट्रू होता है, मतलब उसकी कंडीशन फिर भी उसके बाद भी ट्रू हो जाती है, तो वो सैचुरेशन करेक्ट हो गया। अगर फॉल्स हो जाती है तो सैचुरेशन नहीं है। मतलब पहले हम लोग जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, तो एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, या फिर क्या करते हैं उसको पहले से ये मान के चलते हैं कि कोई आदमी को ये प्रूव करना है कि वो चोर है, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे या तो हमारे पास कुछ प्रूफ हो कि चोर, मतलब उसके प्रूफ की वजह से उसको डायरेक्टली चोर कहा जा सकता है, या दूसरा क्या होता है कि उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो चोर है, और एज्यूम करने के बाद हम एनालिसिस शुरू करते हैं, और एनालिसिस करने पे अगर वो ट्रू होता है, मतलब उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि नहीं ये चोरी है, तब ठीक है। अगर नहीं प्रूव हुआ तो कैंसिल हो जाता है वो। तो इस तरीके से भी हम कई चीजें प्रूव करते हैं कि जैसे अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस हो जाने दो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने, मतलब उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये इनका आ गया है प्रियदर्शनी का आंसर 0.06 मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में लेके आ जाओ, या फिर जी 0.065 मिली एम्पियर, मतलब ओके आपकी क्लास दूसरी होगी। हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, बस हम लोग बस हो गया है ये 0.065 के अराउंड आंसर आ रहा है, 0.069 0.065। ओके,
तो इसका आंसर आ गया है ओके 650 माइक्रो एम्पियर अराउंड, है ना, या 0.065 मिली एम्पियर। तो ये देखिए कि ये जो एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है उसमें से इतना, ठीक। और सैचुरेशन के लिए उसको चाहिए था कितना, 0.039 मिली एम्पियर। सैचुरेशन के लिए मान लो 0.039 चाहिए था और ये 0.065 फ्लो हो रहा है उसमें से, 0.065 मिली एम्पियर आ रहा है ना, 0.06 मिली एम्पियर, और 0.03 उसको सैचुरेशन में जाने के लिए चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी सैचुरेशन में ही है। मतलब अगर आपका बेस में करंट, एक्चुअल करंट उसके सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड करंट से कम है तब ये एक्टिव रीजन में होता, और अगर रिक्वायर्ड करंट से ज्यादा है तो ये सैचुरेशन में होगा, क्योंकि ये उससे ज्यादा है, 0.06 से 0.03 रिक्वायर्ड था, तो उससे ये कौन सा रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। आप अलग अलग पॉइंट, अलग अलग टर्मिनल का वैल्यू फाइंड आउट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने दूसरा एक अल्टरनेटिव तरीका बताया है जिससे मतलब थोड़े कम कैलकुलेशन में फाइंड आउट किया जा सकता है कौन से रीजन में है। थोड़ा सा और आप चाहो तो हर एक पॉइंट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता ही है IB, IC, IG, IE की वैल्यू। मैंने पहले सैचुरेशन एज्यूम किया और सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड बेस करंट फाइंड आउट की, सैचुरेशन के लिए कम से कम इतना करंट फ्लो होना चाहिए। फिर मैंने एक्चुअली बेस करंट कितना होगा वो फाइंड आउट किया। यहाँ पे एज्यूम नहीं किया था सैचुरेशन, ये एक्चुअल बेस करंट उसमें से निकल के आएगा 0.06 है, जो कि रिक्वायर्ड सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड बेस करंट से ज्यादा है, इसलिए सैचुरेशन में होगा। अगर बेस करंट इससे कम आती, ये वाली 0.039 से, तो ये एक्टिव रीजन में आता। ठीक है, कट ऑफ के केस में क्या होता है कि या तो बेस करंट 0 आता है या फिर नेगेटिव होता है। अगर ये कट ऑफ में है तो बेस करंट या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें कि रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हों। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई एम जस्ट टर्निंग ऑन अटेंडेंस, you can fill the attendance.